अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का प्ले ऑफ मरहला जारी है, जिसमें आज दूसरा मैच खेला जाना है जो कि एलिमिनेटर मैच 1 होगा। और दो टीमों कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग 2022 ख़त्म हो चुका है। ये दोनों टीमें पहले राउंड से ही बाहर हो गई थीं और इस रिपोर्ट में हम कोयटा ग्लैडिएटर्स का जायज़ा लेंगे कि आने वाले सीज़न में किन किन खिलाड़ियों को वो बरकरार रखेगी और किन किन खिलाड़ियों को वो फारिग कर देगी, यानी उन्हें अपने स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाएगी। और क्या हालिया जो 3 सीज़न हैं इसमें बदतरीन कारकर्दगी का ज़िम्मेदार कौन है? क्या सरफराज अहमद की बैटिंग कारकर्दगी कैसी रही है, 2019 तक कैसी थी और 2020 के बाद कैसी रही है? और पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में किस किस टीम के खिलाफ कैसे कैसे नतज दिए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। और मजमूई तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के अब तक जितने सीजन खेले गए हैं, हर सीज़न में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कारकर्दगी का जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा, जबकि जिससे आप जान सकेंगे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है अब आगे किस अंदाज में बढ़ रही है और किन किन जो चेंजिंग्स हैं उनकी ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग 2000 जब से शुरू हुई है 2016 से, उनमें अगर कारकर्दगी देखें तो 2019 तक कारकर्दगी बेहतरीन थी। पहले जो 4 इवेंट्स खेले गए उनमें से 3 में वो फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही और एक बार वो चैंपियन भी बनी। इसका जायज़ा अगर हम लें, 2016 में 10 मैचेस खेले, 7 जीते 3 हारे, दूसरे नंबर पर रही यानी रनर अप रही। और 2017 में भी वो शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए रनर अप टीम रही, 10 में से 5 मैचेस जीते, 4 शिकस्तें खाई। और 2018 में कदर कारकर्दगी ख़राब थी, 11 में से 5 जीते, 6 हारे और चौथे नंबर पर रही, लेकिन प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही थी। 2019 कोयटा ग्लैडिएटर्स का बेस्ट सीज़न था, 12 में से 9 मैचेस जीते थे, 3 हारे थे और पहली बार वो चैंपियन बनने में कामयाब रही थी। लेकिन 2019 में चैंपियन बनने के बाद से कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कौन है। अगले तीनों सीजन में वो पहले ही राउंड में बाहर हुई है। 2020 में 9 मैचेस खेले, 4 जीते, 5 हारे और 5वें नंबर पर रही। 2021 में आखिरी नंबर पर रही 6 टीमों के टूर्नामेंट में, 12 में से सिर्फ 2 मैचेस जीते थे, 8 मैचों में शिकस्त खाई थी। और 2022 में 10 में से 4 मैचेस जीते और 6 मैचों में शिकस्त खाई, 5वें नंबर पर रही। ये कारकर्दगी रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की। और 2019 तक जो उनकी कामयाबियों की एक बड़ी वजह थी वो शेन वाटसन, कीवन पीटरसन और दीगर चंद खिलाड़ी थे। अहमद शहजाद भी शानदार फॉर्म में थे, अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे थे। लेकिन उसके बाद से उनकी जो कारकर्दगी है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, शायद ड्राफ्टिंग उस तरह नहीं हो सकी। अगर हम बात करें जो गुज़िश्ता एडिशन खेले गए 2019 तक, 43 मैचेस खेले, 26 जीते, 16 हारे, 60% मैचेस जीते, 60% नतज दिए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। 2020 के बाद सूरत हाल यकदम बदल गई। 2019 में चैंपियन बनने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। 29 मैचेस खेले हैं 2020 से अब तक, आखिरी 3 सीज़न में सिर्फ 10 जीते हैं, 19 में शिकस्त खाई है। सिर्फ 34% जो है उनका सक्सेस रेट रहा है, यानी फ़तह हासिल करने का तनासुब रहा है। मजमूई तौर पर 72 मैचेस खेले हैं, 36 जीते हैं, 35 हारे हैं और 50% नतज दिए हैं। उनका एक मैच बेनतीजा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी जो शिकस्तें हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है। और इससे पहले अगर हम निगाह डालें PSL 2022 में, तो कराची किंग्स के खिलाफ 100% नतज दिए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, दोनों मैचेस जीते। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के खिलाफ 50-50 नतज दिए, 2 में से 1 मैच जीता और 1 हारा। जबकि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में कोयटा ग्लैडिएटर्स यकसर नाकाम रही, कोई मैच ना जीत सकी। दोनों मैचों में दोनों टीमों के खिलाफ उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की इन शिकस्तों की बड़ी वजह क्या है। कुछ लोग इसको सरफराज अहमद की नाकामियों को ताबीर कर रहे हैं, गो कि मैं भी इस बात से मुतफिक हूँ कि उनकी जो कारकर्दगी है T20 फॉर्मेट के अतबार से शायद अच्छी नहीं है। 2021 में कारकर्दगी अच्छी थी, लेकिन 2022 में या मजमूई तौर पर उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये ख्याल या ये मफरूज़ा सही नहीं है कि सरफराज अहमद की कारकर्दगी की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो नाकामियों से दो चार हो रही है। अगर हम कारकर्दगी का जायज़ा लें सरफराज अहमद की अपनी बैटिंग कारकर्दगी का, तो 2016 से 2019 तक 34 इनिंग्स खेली, 720 रन बनाए थे, 56 बेस्ट स्कोर था, 30 की एवरेज, 124 का स्ट्राइक रेट, 3 फिफ्टियाँ बनाई थी, 58 चौके और 14 छक्के लगाए थे। और आखिरी जो 3 सीज़न हैं
इसमें 29 इनिंग्स खेली हैं, 621 रन बनाए हैं, 81 उनका बेस्ट स्कोर रहा, 34.50 एवरेज रही, 129.37 स्ट्राइक रेट, 4 फिफ्टियाँ, 65 चौके और 11 छक्के। यानी अगर देखा जाए तो पहले 4 सीज़न के मुकाबले में आखिरी 3 सीज़न में सरफराज अहमद की अपनी इनफरादी बैटिंग कारकर्दगी बेहतर हुई है बजाय ख़राब होने के। और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि सरफराज अहमद की जो कारकर्दगी है, ना ही वो उसका बड़ा किरदार था पहले कोयटा ग्लेडिएटर्स की फतवाहत में, और ना ही अब उनकी शिकस्तों में उनका बड़ा किरदार है, क्योंकि उनकी जो अपनी ज़ाती कारकर्दगी वो हमेशा ऐसी ही रहती है। ये अलग बात है कि जो कोयटा ग्लेडिएटर्स की मैनेजमेंट है, क्योंकि सरफराज अहमद हमेशा उनके क्लब से खेलते रहे हैं, पाकिस्तान सीसी से, इसलिए नदीम उमर साहब उन्हें ज़्यादा मौके देते हैं। वो उनका शायद पहला प्यार है। वो रमीज़ राजा साहब ने भी मीटिंग में यही कहा था उनसे कि आपको तो सरफराज अहमद के अलावा नज़र ही कोई नहीं आता, आप नया कप्तान ग्रूम नहीं कर रहे, जिस पर बुरा मनाया गया था कोयटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से। वो चाहते थे आप नौजवान प्लेयर्स को ग्रूम करें ताकि आने वाले वक्तों में वो पाकिस्तान टीम के काम आ सकें, पाकिस्तान क्रिकेट के काम आ सकें। लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर्स शायद ऐसा नहीं चाहता। वो उनकी जो नज़रें हैं, अब तक सरफराज अहमद वाहिद प्लेयर हैं जो कि अब तक एक ही टीम की क़यादत कर रहे हैं, वरना हर टीम के कप्तान चेंज हुए हैं। कारकर्दगी कैसी रहे, कप्तान सरफराज अहमद ही रहेंगे कोयटा ग्लेडिएटर्स के, ये अब तक देखने में आया है। बहरहाल अब देखते हैं 2022 का जो एडिशन खेला गया, इसमें से कौन से प्लेयर हैं जिनको मेंटेन करना चाहेगी, बरकरार रखना चाहेगी कोयटा ग्लेडिएटर्स, और किन किन प्लेयर्स को वो ड्रॉप करना चाहेगी। अगर हम बैटिंग कारकर्दगी के एतबार से देखें तो जेम्स इवेंट, इफ्तिखार अहमद, बेन डकेट, सोहेल तनवीर और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कौन रही थी इस सीज़न में, और यकीनन इनको बरकरार नहीं रखा जाएगा। अगर सिर्फ 3 से 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो बैट्समैन हैं जिन्हें कोयटा ग्लेडिएटर्स कारकर्दगी के अतबार से बरकरार रखना चाहेगी, जिनमें जेसन रॉय, लेकिन दस्तियाबी पर भी ये मुनसर होगा कि जब पाकिस्तान सुपर लीग 2023 शुरू हो रही होगी तो ये प्लेयर दस्तियाब भी होंगे या नहीं। बहरहाल अगर मौजूदा वक्त में देखा जाए, जेसन रॉय उनके अपनी टीम के टॉप स्कोरर थे, 303 रन बनाने में कामयाब रहे थे, 1 सेंचुरी 2 फिफ्टियाँ बनाई थी। एहसान अली दूसरे टॉप स्कोरर थे, 250 रन बनाने में कामयाब रहे, 138 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट था और 35 से ज़्यादा एवरेज थी। इसके अलावा विल स्मिथ ने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई, 90+ रन की 2 इनिंग्स खेली, अपनी टीम के तीसरे टॉप स्कोरर थे। ये 3 ऐसे बैटर ज़रूर हैं जिन्हें बरकरार रखना चाहेगा कोयटा ग्लेडिएटर्स आने वाले सीज़न में। अलबत्ता सरफराज अहमद की जो सिलेक्शन होगी वो कारकर्दगी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे ख्याल में वैसे ही बरकरार रहेंगे, क्योंकि जब तक कोयटा ग्लेडिएटर्स है या जब तक सरफराज अहमद खेलते रहेंगे वो उनके कप्तान ही रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बॉलर्स पर निगाह डालें तो मोहम्मद नवाज़ की कारकर्दगी खासी बेहतर थी, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी वो बरकरार रखे जाएंगे। नसीम शाह, ये 2 ऐसे बॉलर्स हैं जिन्हें कोयटा ग्लेडिएटर्स आने वाले सीज़न में बरकरार रखना चाहेगा, जबकि इफ्तिखार अहमद, सोहेल तनवीर और मोहम्मद हसनैन, उन पर पहले ही मशकूक एक्शन की वजह से पाबंदी लग चुकी है, शायद वो क्लियर हो जाएँ अगले आने वाले सीज़न तक। लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है उसको शायद बरकरार ना रखें कोयटा ग्लेडिएटर्स की मैनेजमेंट जब ड्राफ्टिंग होगी। अब देखा जाए उनके ऐसे प्लेयर्स हैं, 2 जेम्स फॉकनर पर पाबंदी लग चुकी है, शायद अफरीदी जो है वो उनका पाकिस्तान सुपर लीग का आखिरी सीज़न था, अब वो आगे नहीं खेलेंगे, इसलिए वैसे भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होनी थी। लेकिन अब कोयटा ग्लेडिएटर्स को आने वाले सीज़न में अभी से माइंड बनाना होगा, ड्राफ्टिंग के अतबार से एक स्मार्ट पिक करना होगी, अच्छे प्लेयर को पिक करना होगा जो कि T20 फॉर्मेट में उनके लिए अच्छा खेल पेश कर सकें। गो के इस बार भी उनकी सिलेक्शन ज़्यादा बुरी नहीं थी। जेसन रॉय और जेम्स वेंस 2 बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन जेम्स वेंस वैसी कारकर्दगी ना दिखा सके जैसा कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। जेसन रॉय ने अलबत्ता अपना हक अदा किया, बेहतरीन खेल पेश किया, अपनी टीम को 3 फतवा दिलाने में कलीदी किरदार रहा उनका। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़ अनफिट हो गए थे, वो भी बैटिंग और बॉलिंग में शानदार खेल पेश कर रहे थे कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर अगर कोयटा ग्लेडिएटर्स की मैनेजमेंट चाहती है कि उनकी फ्रेंचाइज भले आगे परवान चढ़े, फले फूले, तो उनको सरफराज अहमद के शहर से निकलना होगा और देखना पड़ेगा कि उनकी टीम के लिए कौन सा कप्तान, कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा परफेक्ट है, उसके मुताबिक फ़ैसला करना होगा, ताकि आने वाले सीज़न में उनकी टीम को वो चीज़ ना देखनी पड़े जो कि गुज़िश्ता 3 सीज़न में वो देख रही है, यानी कि पहले ही राउंड में बाहर हो रही है, कभी 5वें नंबर पर, कभी आखिरी नंबर पर रहती है। तो उमर अकमल भी उनके लिए ज़्यादा बुरे नहीं तो अच्छे भी साबित नहीं हुए। बहरहाल 2 मैचेस में उनका बड़ा किरदार रहा था। उमर अकमल को मेरे ख्याल में मेंटेन रखना पड़ेगा, बरकरार रखना पड़ेगा कोयटा ग्लेडिएटर्स के स्क्वाड में, और उनको जो अपने ओपनर्स के और मिडिल ऑर्डर की जो बैटिंग लाइन है उसको सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा।